रामजीलाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक बलगतिकी के टॉपिक अपक्रिया के वेग पर। तो बच्चों, अपक्रिया का वेग जैसा हम लोगों ने चर्चा किया था कि अपक्रिया का वेग किसे कहते हैं, अपक्रिया के वेग की डेफिनेशन। तो आज हम लोग एक समीकरण लेकर अपक्रिया का वेग और उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो बच्चों देखिए जरा, एक समीकरण लिख रहे हैं हम बोर्ड पर, ध्यान देना बच्चों। देखिए जैसे ये लिखा है ए टेंस टू प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, ए टेंस टू प्रोडक्ट। मान लीजिए कि ये कोई आप अपक्रिया करा रहे हो जिसमें ए से क्या बन रहा है बच्चों, उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है? उत्पाद। अब देखिए, जब भी कोई अपक्रिया कराते हैं, कोई भी अपक्रिया कराएंगे तो अपक्रिया कराने के लिए हमें अभिकारक की कुछ ना कुछ प्रारंभिक मात्रा लेनी पड़ेगी। मान लीजिए मुझे शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ चीनी का अमाउंट लेंगे, कुछ ना कुछ चीनी की मात्रा पहले डालेंगे, तभी तो शरबत बनेगा। तो कोई भी अपक्रिया करानी है तो अपक्रिया कराने के लिए अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा हमें लेनी पड़ती है। तो चलिए इसकी हमने प्रारंभिक मात्रा मान ली, प्रारंभिक मात्रा बच्चों हमने इसकी मान ली A1। कितनी मान ली? A1। इसके बाद में जब ये A1 मात्रा है, अपक्रिया भी स्टार्ट नहीं कराई है, यानी यहाँ पर जो भी समय होगा उसको मान लेंगे हम T1। क्या मान लेंगे बच्चों? T1 मान लेंगे। अब इसके बाद में कुछ देर तक ये अपक्रिया कराई, मान लीजिए 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, कुछ सेकंड कराई, कुछ देर तक अपक्रिया कराई। मान लीजिए कितनी देर तक करा रहे हैं, T बराबर T2 समय तक। और T2 समय पर इसका कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अभिकारक का कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर हमने 100 मोल लिए थे। कितने मोल लिए थे? 100। तो जब अपक्रिया कराएंगे तो 100 में से कुछ मोल खर्च हो जाएंगे प्रोडक्ट में, तो कुछ खर्च हो जाएंगे तो बचेंगे जो भी, वो इसकी अंतिम सांद्रता होगी। तो प्रारंभिक सांद्रता मान लो हमने इसकी 100 ली, 40 मोल खर्च हो गए तो बचे कितने? 60 मोल। तो 60 मोल इसकी अंतिम सांद्रता होती है। ऐसे ही जैसे T1 समय पर इसका सांद्रण कितना था? A1 था। अब T2 समय बाद में इसका सांद्रण कितना हो जाता है बच्चों? A2 हो जाता है। तो अपक्रिया का वेग कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपको फार्मूला मैंने बताया था। अपक्रिया का वेग बराबर होता है बच्चों, ध्यान से देखना, अपक्रिया का वेग होता है बच्चों अभिकारक, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू है। हाँ तो बच्चों कुछ समय बाद, मान लीजिए T2 समय बाद में इसका कुछ ना कुछ सांद्रण प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो T2 समय बाद में कितना सांद्रण बचेगा? इसका सांद्रण मान लीजिए कितना बचेगा बच्चों? A2 बचता है। कितना बचता है? जरा ध्यान देना। अब इसके बाद में हम लोग जानते हैं अपक्रिया के वेग के लिए सूत्र बच्चों क्या होता है, ध्यान देना। अपक्रिया का वेग, ध्यान देना बच्चों, अपक्रिया का वेग बराबर होता है बच्चों अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, ये होता है बेटा किसी भी अपक्रिया के वेग को अगर ज्ञात करना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे उस परिवर्तन में जो भी समय लगेगा उसका भाग देने पर उस अपक्रिया का वेग हमें ज्ञात हो जाता है। तो चलिए इसी अपक्रिया में ये अप्लाई करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, इस अपक्रिया में अप्लाई कर रहे हैं। अपक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो बच्चों प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता कितनी थी A1 और अंत में कितनी हो गई A2। तो परिवर्तन जब निकालना होता है तो अंतिम से प्रारंभिक घटाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अंतिम से प्रारंभिक घटाते हैं। तो अंतिम सांद्रण अभिकारक का अंतिम सांद्रण लिखे दे रहे हैं अभिकारक और बच्चों अभिकारक का सांद्रण ये हो गया, इसका मतलब हो गया सांद्रण। और कौन सा सांद्रण बच्चों, अंतिम सांद्रण। कौन सा, अंतिम सांद्रण माइनस अभिकारक का कौन सा सांद्रण, प्रारंभिक। अभिकारक का कौन सा सांद्रण बच्चों, प्रारंभ का, और बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो देख लीजिए बच्चों अभिकारक का अंतिम सांद्रण कितना है A2, कितना है A2। तो कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस प्रारंभिक सांद्रण कितना है A1। तो A2 माइनस A1 अपॉन परिवर्तन में लगा समय बच्चों, बाद वाला समय कितना है T2 और प्रारंभ वाला कितना है T1। तो यहाँ पर लिखेंगे T2 माइनस T1। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर देखो परिवर्तन को लिखने का तरीका आप लोगों को क्लास 8th 9th 10th में बताया जाता होगा कि परिवर्तन को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन, ये भी परिवर्तन है तो इसको डेल्टा T लिखेंगे। ये क्या हो गया बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, यही फार्मूला हो गया। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अगर मान लीजिए कि ये अभिक्रिया जो आप करा रहे थे इसमें ध्यान देना, इस अभिक्रिया में समय हमने T1 से T2 लिया था। कितना लिया था, T1 से T2। अब अगर अंतर मात्र एकांक रखें, कितना अंतर रखें, एकांक रखें, मतलब जैसे मान लो पहले हमने यहाँ पर T1 बराबर 5 मिनट लिया और यहाँ पर T2 बराबर 6 मिनट लिया, तो अंतर कितना आया 1। मतलब अगर हम इनका अंतर एकांक कर लें, इनका अंतर डेल्टा T को हम एकांक मान लें, एकांक मतलब 1 मिनट 1 सेकंड अथवा 1 घंटा, डेल्टा T का मान एकांक मान लें। अगर जरा ध्यान देना, यदि डेल्टा T लिखे दे रहे हैं, यदि बच्चों ध्यान से देखना, यदि डेल्टा T का मान 1 मान लें, कितना मान लें, 1 मान लें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। यहाँ पर A क्या है, अभिकारक, अभिकारक, और ये बड़ा कोष्टक मतलब हुआ अभिकारक की सांद्रता, और डेल्टा मतलब परिवर्तन। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर किया क्या है, आपने किया है यहाँ पर बच्चों क्या किया है, जरा ध्यान देना, एकांक समयांतराल। समय अंतराल का मतलब है T1 से T2, तो इसीलिए समय अंतराल बोला गया। एकांक समयांतराल में किसी अभिकारक, ए का मतलब अभिकारक, एकांक समयांतराल में किसी अभिकारक अथवा उत्पाद भी हो सकता है, यहाँ पर किसी अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, एकांक समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, एकांक समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद, यहाँ अभिकारक भी आ सकता है उत्पाद भी आ सकता है, एकांक समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। वीडियो को रोककर परिभाषा आप लोग लिख लेना, एकांक समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं। या कहो तो हम लिख भी देते हैं यहाँ पर अभिक्रिया के वेग की डेफिनेशन बच्चों, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बच्चों क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, जरा अभी हमने बताई थी, क्या बताई थी, एकांक समय
अंतराल में, एकांक समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। दैट्स ऑल, इतना आपको लिखना है। अब बच्चों, वेग का मात्रक क्या होता है, इसे हम लोग जनरली डिनोट किससे करते हैं? तो इसे डिनोट करने के लिए तो अभी बताया, हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी या dx अपॉन dt से प्रदर्शित करते हैं, अच्छा, इसकी इकाई क्या होती है बच्चों? इसकी इकाई, आओ चलो इकाई देख लेते हैं बच्चों। इसकी इकाई क्या होगी? तो बच्चों यहाँ से फार्मूला क्या आया था? फार्मूला देखिए ये आया, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यहाँ का मतलब, डेल्टा का मतलब परिवर्तन और ए का मतलब अभिकारक, और एक ये बड़ा जो कोष्ठ है इसका मतलब होता है सांद्रता। तो सांद्रता की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पर है समय की इकाई होती है सेकंड। तो बच्चों यहाँ पर इकाई क्या होगी, जरा ऊपर करते हैं, इकाई होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। बच्चों राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि बोर्ड में जब बहुत जल्दी लिख रहा है, इसलिए राइटिंग सही नहीं, थोड़ी चाइनाई लैंग्वेज हमने लिख दी है, तो आप लोग समझ लेना इसको, ठीक है? हमने बोल दिया है, जब हम लिख रहे थे तो आपको हमने बोला है, जितना भी हमने लिखा है इसके साथ साथ मैंने बोलते रहे कंटिन्यू। तो अगर कोई चीज़ इसमें रिटन में आपको दिक्कत दे रही हो तो जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनिए और डेफिनेशन को आप क्लियर कर लीजिए। तो ये हो गई बच्चों अभिक्रिया के वेग की परिभाषा। अब देखिए थोड़ा सा अभिक्रिया के वेग में हम एक चीज और जानना चाहेंगे। अभिक्रिया के वेग में देखिए, जैसे मान लीजिए, ध्यान देना बच्चों, ए टेंड्स टू उत्पाद, ध्यान देना बच्चों, उत्पाद के स्थान पर चलो हम कुछ लिख दे रहे हैं, पी लिख दिया। अब ध्यान देना बच्चों, इसका प्रारंभिक सांद्रण, जैसे मान लीजिए मैंने कितना लिया, 100, कितना लिया, 100 मोल लीटर इनवर्स, 100 मोल लीटर इनवर्स। अच्छा, जब ये 100 लिया तब समय 0 था, प्रोडक्ट भी 0 था। अब अभिक्रिया मान लो हम कुछ देर के लिए चला रहे हैं, मान लीजिए अभिक्रिया हम 10 सेकंड के लिए चला रहे हैं। कितनी देर के लिए बच्चों? 10 सेकंड। और 10 सेकंड में मान ले रहे हैं कि इसके 40 मोल इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने? 40 मोल। तो ये हो जाएगा 40 मोल लीटर इनवर्स, 40 मोल लीटर इनवर्स। तो ये कितना बचेगा बच्चों? 100 था, 40 चला गया तो कितना बचेगा? 60 मोल लीटर इनवर्स। यही तो बच्चा। अब बच्चों इसका वेग निकालना है, तो वेग के लिए हमने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन देख लीजिए। तो अभिकारक की फाइनल सांद्रता कितनी है बच्चों? 60, और प्रारंभिक सांद्रता कितनी है बच्चों? 100 बटे लगा समय कितना है बच्चों? 10। तो ये इसमें घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 40 बटे 10, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये आ गया माइनस का 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा। और बच्चों अभी इसी प्रकार से हम उत्पाद से निकालेंगे वेग। किससे निकालेंगे? उत्पाद से। तो भी लिखेंगे ROR बराबर, अब देखो उत्पाद की अंतिम सांद्रता कितनी है बच्चों? 40, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? 0, और लगा समय कितना था? 10। तो 40 में 0 जाएंगे बच्चों, 40 बटे 10, ये इससे कैंसिल हो गया। कितना आया बच्चों? 4 मोल लीटर इनवर्स
सेकंड इनवर्स। अब बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम अभिकारक से निकाल रहे हैं तो आ रहा है -4, जबकि उत्पाद से जो निकाल रहे हैं वो आ रहा है 4। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है। यहाँ पर हमें इसके परिमाण से लेना देना होता है, साइन से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए उत्पाद से आया आपका 4, अभिकारक से भी 4 आया, माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है कि ये जो वेग निकाला गया है वो अभिकारक से निकाला गया। कभी भी किसी भी वेग के आगे अगर माइनस साइन लगा है, किसी भी वेग के आगे अगर माइनस साइन लगा है तो इसका मतलब यह है कि वह वेग अभिकारक से निकाला गया है, और अगर प्लस लिखा है इसका मतलब वह वेग उत्पाद से निकाला गया, और इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता है। तो बच्चों इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम इसके आगे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। देखिए जैसे एक अभिक्रिया ले रहे हैं, ध्यान देना बच्चों सभी लोग, A+B, ध्यान देना बच्चों, A+B टेंड्स टू C+D, ठीक है। इसको बताने से पहले थोड़ा सा आपको हम अभिक्रिया के वेग पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ध्यान देना बच्चों। बच्चों जैसे आपने अभी पढ़ लिया अभिक्रिया का वेग, क्या पढ़ा बच्चों? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। बच्चों अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है बच्चों औसत वेग। कौन सा वेग बच्चों? औसत वेग, औसत वेग। और एक होता है बच्चों तत्कालिक वेग। ये होता है एवरेज स्पीड, और इसको कहते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, मतलब तत्कालिक वेग और औसत वेग। आओ इसको समझते हैं ये क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो विद्यालय है वो बनीपारा में स्थित है। अब बनीपारा से हमें मान लो कानपुर जाना है, तो बनीपारा से कानपुर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बनीपारा से ऑटो करनी पड़ती है। ऑटो करके हम रूरा पहुंचते हैं। रूरा पहुंचने के बाद में रूरा में जो ट्रेन आती है, अब रूरा समझो, जैसे यहाँ से रूरा पहुंच गए, अब रूरा में ट्रेन आई और ट्रेन में हम बैठ गए, और ट्रेन से रूरा से कानपुर पहुंचने में हमें मान लीजिए टोटल कितना समय लगा? 1 घंटे का समय लगा। ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा कि जैसे मान लो हम रूरा स्टेशन पर थे और हमें कानपुर पहुंचना है, और रूरा स्टेशन से कानपुर के लिए हम लोग ट्रेन का सिलेक्शन करते हैं कि हमें ट्रेन से जाना, तो हम ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन से रूरा से कानपुर पहुंचने में हमें कुल मिला के 60 मिनट लगे। कितने मिनट लगे? 60 मिनट। अच्छा बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 55, चलो 60 माने ले रहे हैं। कितनी माने ले रहे हैं? 60 किलोमीटर। कितनी माने ले रहे हैं बच्चों? रूरा से कानपुर तक की दूरी बच्चों है 60 किलोमीटर, और रूरा से कानपुर पहुंचने में हमें 60 मिनट का समय लगा। अब वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा था कानपुर में जो हमारा इंतजार कर रहा था। जब वह हमसे मिला तो उसने कहा, और सर किस ट्रेन से आए हो? तो मैंने बताया फला ट्रेन से आया हूँ। तो उसने कहा कि सर इसकी स्पीड क्या रही होगी? तो मैंने उससे कहा कि मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में 60 मिनट का समय लगा है, और वहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 किलोमीटर है। तो बताओ बच्चों वेग क्या होगा? तो तय की गई दूरी कितनी है? 60, और समय कितना लगा? 60। तो काट दिया इसको, तो आ गया 1 किलोमीटर पर मिनट। तो मैं उसको बताऊंगा कि मेरे ट्रेन की स्पीड जो थी वो 1 किलोमीटर पर मिनट की थी, 1 किलोमीटर प्रति मिनट की थी। कितनी थी? ये होता है औसत वेग। क्या होता है? फिर से एक बार समझते हैं बच्चों। रूरा स्टेशन से कानपुर पहुंचना है। रूरा स्टेशन और कानपुर के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर, और रूरा स्टेशन से कानपुर पहुंचने में मुझे 60 मिनट का समय लगा। कितना लगा? 60 मिनट का। और वहां पर जब पहुंचे तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर आपकी ट्रेन की स्पीड क्या थी? तो मैंने क्या किया, रूरा से कानपुर तक की जो भी दूरी थी उसको रखा, और जितना समय लगा उसको रखा, काट कर अपना आंसर निकाला और उसको बता दिया कि 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से हमारी ट्रेन आई है। लेकिन एक बात बताओ,
क्या वास्तव में ट्रेन 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से आई होगी? भाई बीच में जब हम रुगरा स्टेशन पे बैठे थे तो रुगरा स्टेशन चलते ही तुरंत इतनी स्पीड नहीं होगी भाई, स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे कम होती है। मान लीजिए जब रुगरा स्टेशन से स्टार्ट हुई होगी तो तुरंत इसका जो वेग है वो इतना नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ा होगा। और अच्छा, इसके बाद में कानपुर जब पहुंचेगी तो बीच में कानपुर के बीच में कई स्टेशन मिलेंगे, उन पे भी ट्रेन रुकेगी। तो जब रुकेगी या स्लो होगी तो उसका वेग कभी कम होगा, कभी शून्य भी होगा। कानपुर पहुंचने से पहले भी उसका वेग कम होगा, कभी शून्य होगा। तो क्या होता है कि जो ये हम एक साथ जो निकाल देते हैं, ये होता है हमारा औसत वेग। क्या होता है? औसत वेग। इसमें हम क्या करते हैं, लंबा समय अंतराल लेते हैं और उस लंबे समय अंतराल में जो भी परिवर्तन होता है उसमें भाग देकर हम लोग औसत वेग निकालते हैं। अच्छा, तत्कालिक वेग क्या होता है? जैसे मान लो हम ट्रेन पे, रुगरा ट्रेन पे बैठे थे, उसी के हर मिनट बाद हमें फोन आता कि सर अब स्पीड क्या है, अब स्पीड क्या है। तो हर मिनट बाद ट्रेन की स्पीड बदलती, तो हर मिनट बाद हम उसको स्पीड अलग अलग बताते। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्कालिक वेग। तत्कालिक वेग जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए ज्ञात किया जाता है, जबकि औसत वेग होता है लंबे समय अंतराल में ज्ञात किया गया वेग। तो बच्चों यहाँ से हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको एग्जाम्पल से, और अब इसके बाद में इसकी हम परिभाषा देखेंगे। बच्चों यहाँ पर तो हमने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, लेकिन चलिए मान लीजिए कोई अपक्रिया करा रहे हैं, जैसे ए टेंड्स टू प्रोडक्ट, ये मान लो अपक्रिया करा रहे हैं। तो मान लीजिए, देखिए जरा, इसका प्रारंभिक सांद्रण हमने लिया 100 और कुल मिला के ये अपक्रिया हमने चलाई कितनी देर तक? मान लीजिए ये अपक्रिया 60 मिनट तक चलाई। कितनी देर तक चलाई? 60 मिनट तक। और 60 मिनट तक हमने मान लिए कि इसके 60 मोल इसमें कन्वर्ट हो गए। तो अब ये बचे कितने बच्चों? 60 तो इसमें कन्वर्ट हो गए, तो बचे कितने? तो ये आपके बचेंगे 40। कितने मोल बचेंगे? 40। तो अगर हम 60 मिनट के बाद में इसका वेग निकालेंगे, 60 मिनट के बाद में वेग निकालेंगे, तो वेग, उस वेग को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? औसत वेग कहेंगे। क्योंकि पूरा जो भी समय हमें चलाना था हमने उतनी देर अपक्रिया चलाई, अब उसके बाद में वेग निकाल रहे हैं, तो इस वेग को हम लोग क्या कहेंगे? औसत वेग। कैसे निकालेंगे? तो सांद्रता परिवर्तन। तो सांद्रता परिवर्तन कितना हुआ बच्चों? 100 में 40 चला जाएगा तो 60 परिवर्तन, या 40 में 100 चला जाएगा तो 60 अंतर आएगा। और लगा समय कितना है? 60, काट दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं औसत वेग। मतलब किसी लंबे समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद, या उत्पाद से भी निकाल सकते हैं, तो किसी लंबे समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अपक्रिया का औसत वेग कहते हैं। फिर से जरा समझ लीजिए, किसी लंबे समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अपक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे 60 मिनट तक अपक्रिया चलाए, अब 60 मिनट में हम आपसे जब 2 मिनट चली थी तभी इसका वेग निकलवा लेते, 3 मिनट चली थी तभी वेग निकलवा लेते, 5 मिनट चली थी तभी वेग निकलवा लेते, तो उस वेग को हम लोग कहते औसत वेग। तो किसी लंबे समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अपक्रिया का क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। और जबकि तत्कालिक वेग किसे कहते हैं? सूक्ष्म समय अंतराल में, किसी सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अपक्रिया का तत्कालिक वेग कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, आराम से बोले दे रहे हैं, वीडियो रोककर परिभाषा नोट कर लेना और अच्छे से लिख लेना। देखिए, औसत वेग की जब परिभाषा आप लिखोगे तो आप लिखोगे किसी लंबे समय अंतराल में, किसी लंबे समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद, किसी लंबे समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, किसी लंबे समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अपक्रिया का औसत वेग कहते हैं। किसी लंबे समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अपक्रिया का औसत वेग कहते हैं। और इसे बच्चों डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, औसत वेग को। अब बात करेंगे तत्कालिक वेग की। तत्कालिक वेग क्या होता है? किसी सूक्ष्म समय अंतराल में,
किसी सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अभिक्रिया का तत्कालिक वेग कहते हैं। किसी सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। और बस कुछ नहीं करना, इसी का अवकलन कर देते हैं। तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। आप लोगों को मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता होगा, किसी भी चीज को सूक्ष्म लिखना है तो उसका अवकलन कर दीजिए, और विस्तार में लिखना है तो उसका समाकलन कर देते हैं। तो ये चूंकि सूक्ष्म समय के लिए था, इसीलिए हमने आगे डी लगा दिया। तो ये हो गया औसत वेग और तत्कालिक वेग। अब चलिए अपने उसी समीकरण में आ जाते हैं जो आपको पढ़ाना है। बच्चों इसको देख लीजिए जरा, ये समीकरण पढ़ाना है आपको, समझाना है। औसत वेग तत्कालिक वेग तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब बच्चों ध्यान देना इसमें, जैसे ये मान लो कोई आपकी अभिक्रिया है, ध्यान देना, ये कोई क्या है, अभिक्रिया। अब अगर हम इस अभिक्रिया का औसत वेग निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, औसत वेग। अच्छा यहाँ पर अभिकारक कितने हैं बच्चों, दो, एक ये और एक ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद। अच्छा इस अभिक्रिया का जो वेग निकालना है वो आप इससे 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 किसी से भी निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि जरा देखिए रिएक्शन को समझते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। ए का कितना मोल लिया है, कुछ नहीं तो आगे 1 मोल मानेंगे। बी का कितना मोल लिया है, ये भी 1 मानेंगे। सी का भी 1 मानेंगे और डी का भी। क्यों, क्योंकि इनके आगे कुछ लिखा नहीं। अब जरा ध्यान समझो, जितने समय में ए का 1 मोल खर्च होता है, ध्यान देना, जितने समय में ए का 1 मोल खर्च होता है उतने ही समय में बी का भी 1 मोल खर्च। फिर समझो, जितने समय में ए का 1 मोल खर्च होता है उतने समय में बी का भी 1 मोल खर्च होता है। उतने ही समय में सी का 1 मोल बनता है, उतने ही समय में सी का 1 मोल बनता है, और उतने ही समय में डी का भी 1 मोल बनता है। अर्थात इस अभिक्रिया में सब चीज सेम है, जितने समय में इसका 1 मोल खर्च हो रहा है उतने समय में इसका भी 1 मोल खर्च हो रहा है, उतने ही समय में इसका भी 1 मोल बन रहा है, उतने ही समय में इसका भी 1 मोल बन रहा है, यानी सब बिल्कुल बराबर है। तो चाहे आप इससे वेग निकालिए, चाहे इससे निकालिए, चाहे इससे निकालिए, चाहे इससे निकालिए, सब समान होंगे। तो देखिए जैसे हम वेग निकालेंगे तो पहले हम औसत वेग निकाल लें। तो बच्चों अभिकारक के पदों में पहले हम किसके पदों में निकालेंगे, अभिकारक से। किससे निकालेंगे, अभिकारक से निकालेंगे। तो औसत वेग बराबर क्या होता है बच्चों, औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। इसकी सांद्रता में परिवर्तन। अच्छा जब भी अभिकारक से निकालते हैं तो आगे साइन का लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का, ओहो माइनस, ध्यान देना बच्चों, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। अच्छा जब बी से निकालेंगे तब क्या होगा बच्चों, माइनस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार से सी से निकालेंगे तब साइन आएंगे माइनस का। बोलो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो कतई नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार से डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में बच्चों ये हो गया औसत वेग लिखने का तरीका। अब इसके बाद में हम बात करेंगे तत्कालिक वेग। अच्छा तत्कालिक वेग जो होता है बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए निकाला जाता है, बहुत ही सूक्ष्म समय, मतलब टी की जो वैल्यू होती है वो लगभग 0 के बराबर होती है। तो सूक्ष्म को लिखने का तरीका मैथमेटिक्स वाले अच्छे से जानते होंगे कि अगर किसी भी चीज को सूक्ष्म लिखना है तो उनके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अवकलन कर दे या लिमिट लगा दें। तो यहाँ पर हम लिमिट लगाकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लिमिट टी को लगभग 0 माने ले रहे हैं, टी टेंड्स टू 0, और आगे साइन का एक लगा है माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिमिट टी टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे इसमें लगा देंगे बच्चों लिमिट टी टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट टी टेंड्स टू 0
डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी, यही तो हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान देना, इसको हम लोग कहते हैं तत्कालिक वेग, ये भी तत्कालिक वेग है। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, लेकिन ऐसे लिखने में बच्चों को थोड़ा सा, जो बायो वाले हमारे बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए उनको हम शार्ट तरीका बताते हैं। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का डी सॉरी माइनस का नहीं होगा, ये माइनस का नहीं होगा, उत्पाद की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार से हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। ये समझ में आ गया ना? तो ये या ये, इन दोनों को क्या कहेंगे बच्चों? इन दोनों को कहते हैं तत्कालिक वेग। क्या कहते हैं बच्चों? तत्कालिक वेग। ये तत्कालिक वेग है, जबकि ये क्या था? ये औसत वेग। तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ तो बच्चों इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे ध्यान देना बच्चों। जैसे मान लीजिए ये अपक्रिया हम लिख रहे हैं, ए, इधर ध्यान देना सभी लोग, ए प्लस 2b टेंस टू 3c प्लस 4d। सभी लोग ध्यान देना इस अपक्रिया पर। मैं आपसे इस अपक्रिया को बोर्ड पर लिखने के बाद में यह जानना चाहता हूं कि क्या, जैसे इसके पहले जो अपक्रिया लिखी थी उसमें मैंने कहा था कि चाहे ए से वेग निकालो, चाहे बी से निकालो, चाहे सी से निकालो, चाहे डी से निकालो, सबका वेग इक्वल आएगा। क्या वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती? चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि जितने समय में ए का 1 मोल खर्च होगा, ध्यान देना, जितने समय में ए का 1 मोल खर्च होगा उतने ही समय में बी के कितने खर्च हुए जा रहे हैं? जितने समय में ए का 1 मोल खर्च हो रहा है उतने समय में बी के 2 मोल खर्च हुए जा रहे हैं। तो क्या इन दोनों का वेग बराबर होगा? कहने की बात यह है कि जितने समय में एक लड़का 1 रोटी खाता है उतने समय में एक लड़का 2 रोटी खा लेता है। क्या दोनों के खाने की स्पीड समान होगी? तो आंसर है नहीं भाई। जो 2 खाता है और जो 1 खाता है, तो एक जो खा रहा है रोटी उसकी तुलना में जो 2 रोटी खा रहा है उसका वेग 2 गुना होगा। तो वही यही चीज यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि जितने समय में इसका 1 मोल खर्च हो रहा है उतने समय में इसकी कितने मोल खर्च हुए जा रहे हैं? 2। तो इसका वेग इसके वेग का जस्ट 2 गुना होगा, क्योंकि जितने समय में इसका 1 मोल खर्च होगा उतने समय में इसके 2, तो इसका जो वेग होगा वो इसके वेग का 2 गुना होगा। अगर इन दोनों का वेग बराबर करना है तो इसके वेग को आधा कर दीजिए, इसके वेग को आधा कर दीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा। जरा ध्यान समझना। इसके वेग को लिखने का तरीका मैंने बताया था। अभिकारक का वेग लिखोगे तो आगे साइन माइनस का लगाओगे तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। बच्चों ध्यान समझो, यही तो होगा। अच्छा इसका वेग लिखेंगे, इसका वेग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ध्यान समझो, माइनस साइन लगाएंगे, आगे लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, यही तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या ये दोनों वेग बराबर होंगे? तो आंसर है नहीं होंगे। अगर इनको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस वेग का आधा करना पड़ेगा, यानी यहां पर हो जाएगा 1/2 माइनस आगे साइन लगा। समझ में आई बात? अब इसका वेग कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। तो क्या ये वेग इसके वेग के बराबर है? जरा ध्यान समझो। जितने समय में ए का 1 मोल खर्च हो रहा है उतने समय में सी के कितने मोल बनना है? 3। तो ये इसके बराबर तभी होगा जब इसमें 3 से भाग दे दीजिए। तो इसमें बच्चों हम 3 से अगर भाग दे दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ध्यान देना, इसको लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। फिर से वही कहना है, क्या इसका और इसका वेग बराबर होगा? जितने समय में इसका 1 मोल खर्च हो रहा है उतने समय में इसके 4 मोल बनना है, तो बराबर नहीं होगा। इसका वेग इसके वेग का 4 गुना होगा, तो 4 से भाग दीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर का निशान लगाएंगे और 1/4
4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? बराबर का निशान लगाया और हमने कितना लिख दिया? ओहो, 1/4। अच्छा, वैसे भी बता दें, जो जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई है उनको हम दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं। बच्चों, आपको करना क्या होता है, जैसे ऐसे अपक्रिया दी होगी तो आपको अपक्रिया में वेग लिखना होता है, तो ये डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी, ये तो लिख ही लोगे। डी कंसंट्रेशन बी अपॉन डी टी, डी कंसंट्रेशन सी अपॉन डी टी, डी कंसंट्रेशन डी अपॉन डी टी, ये तो लिख ही लोगे। इनके बाद में जब बराबर का निशान लगाना है तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इनका जो गुणांक हो उसका भाग दे देना। जैसे इसका कोई गुणांक था, आंसर है नहीं, तो इसमें भाग नहीं दिया। इसका गुणांक है कितना है? 2, तो 2 का भाग दे दिया। इसका गुणांक है कितना है? 3, तो 3 से भाग दे दिया। इसका गुणांक है कितना? 4, तो 4 से भाग दे दिया। समझ में आई बात? तो आपको एक होमवर्क लिख रहे हैं, आपको घर से करके लाना है। बच्चों ध्यान देना, a + 3/2b, सॉरी कायदे में लिख दें, 3/2b टेंस टू I/4c + 3d। इसका आपको वेग लिखकर लाना, ये आपका होमवर्क है, HW है। ठीक है बच्चों? तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।